पंकज घर की बालकनी में पेपर पढ़ रहा होता है। तभी फोन कॉल की आवाज सुनकर, हेमा, देखना जरा, इतनी सुबह सुबह किसका फोन आया है? क्या? अरे क्या हुआ? किसका फोन था? अरे वो माँ जी। क्या हुआ माँ को? रेखा जीजी का फोन था। वो कह रही थी कि माँ जी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, हमें आज ही गांव के लिए निकलना होगा। हाँ, तुम सामान पैक करो, हम अभी गांव के लिए निकलेंगे। फिर पंकज का पूरा परिवार गांव के लिए निकल जाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? बेटा, हम रामटेक के लिए निकल रहे हैं। तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। और कितनी दूर है गांव पापा? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे बेटा। गांव की सीमा पर पहुंचते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं और बादल काले हो जाते हैं। अरे अचानक इस मौसम को क्या हुआ? मम्मी वो देखो, वो लड़की ऐसे मौसम में भी बाहर घूम रही है। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है वहाँ। यहाँ आए तो नहीं और तुम्हारी बदमाशियाँ शुरू हो गईं। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखो देखो, उस कुएं के पास वहीं तो खड़ी है वो। कहाँ है? वो देखो वहाँ। अरे वो लड़की कहाँ गई? तभी उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो सब गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। मम्मी वो यहाँ खड़ी थी, बिल्कुल यहीं खड़ी थी। अरे हाँ बाबा, मान लिया तुम बिल्कुल बदमाशी नहीं करते। तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो। बस। और उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है। हेमा, पिंकू, चलो जल्दी, गाड़ी चालू हो गई है। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं। अरे ठीक से लगाओ फूल, मेरा बेटा आ रहा है। अरे माँ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। हमें तो फोन आया था कि तुम बीमार हो। अरे अरे, बीमार हो मेरे दुश्मन, मैं तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ। हाय, कितने दिन हो गए तुझे देखे। कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा। माँ, ये पिंकू है, तुम्हारा पोता। अरे वाह, बिल्कुल तुझ पर ही गया है। तू भी बचपन में ऐसा ही था। अरे पर तुम्हें आने में देर हो गई। अरे हाँ, वो गांव के बाहर हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, तो बस उसी में थोड़ा वक्त लग गया। तभी पंकज की बहन रेखा आ जाती है। अरे भैया, आप आ गए? अरे जीजी, वो हमें फोन आया था कि माँ की तबीयत खराब है। भाभी, आप ये चाहती हैं कि माँ की तबीयत खराब हो जाए? अरे नहीं नहीं जीजी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे ये डब्बू है ना, काफी बड़ा हो गया है। अरे चलो चलो, खाना तैयार है। हाँ बेटा, आज मैंने तेरे लिए खास देसी घी के लड्डू बनाए हैं। कितना दुबला हो गया है। अरे बहू, कुछ खाने को नहीं देती क्या तुम मेरे बेटे को? ऐसे ही घास फूस खिलाती होगी, इसीलिए माचिस की गाड़ी जैसा हो गया है। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ कि हमें ऐसे फोन क्यों किया कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? अरे बेटा, तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए थे और तू ऐसे तो आता नहीं, इसलिए मैंने तबीयत खराब होने के बहाने से तुझे बुला लिया। अरे मामा, चलो चलो, अब खाना खा लेते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगली सुबह पिंकू और डब्बू दोनों गांव घूमने जाते हैं। वहाँ पिंकू ने फिर उसी लड़की को देखा जिसे उसने गांव आते वक्त देखा था। पिंकू को देख वो लड़की भागने लगती है। अरे रुको रुको, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग रही हो? अरे पिंकू, कहाँ भाग रहे हो? मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। वहाँ जाने से सब मना करते हैं, उधर मत जाओ। पिंकू डब्बू की आवाज को अनसुना करते हुए उस लड़की के पीछे भागने लगता है। थोड़ी ही दूर जाकर वो लड़की रुक जाती है। अरे तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? मैं कोई भूत हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? फिर से काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। पिंकू ऊपर देखता है और जब फिर से वो नीचे देखता है, अरे वो लड़की फिर कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। वो थोड़ा डर जाता है। पिंकू फिर वहाँ से लौट जाता है। मम्मी मम्मी, आज फिर मुझे वो लड़की मिली थी। कौन लड़की और क्या क्या बोलता रहता है तू आजकल? अरे मम्मी, वही लड़की जो मुझे गांव में आते वक्त कुएं के पास दिखी थी।
पिंकू, पिंकू, अरे ओ पिंकू, मैं क्या सुन रही हूँ? तू ऐसे अकेले उस कुएं की तरफ क्यों भाग रहा था? अरे मैं अकेले नहीं भाग रहा था, मैं उस लड़की के पीछे भाग रहा था जो मुझे देखकर भाग रही थी। नहीं नहीं माँ, ये अकेले भाग रहा था, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। डब्बू तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस लड़की के पीछे ही भाग रहा था। ए पिंकू, मैं तुझे बोल दे रही हूँ, तू आगे से अकेले गांव में नहीं भटकेगा और खासकर उस कुएं की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब चल जा अपने कमरे में। अरे रेखा, तुम उसे इतनी सी बात के लिए इतना क्यों डांट रही हो? अरे भैया कुछ नहीं, वो ऐसा है ना, अकेले इधर उधर जाएगा और रास्ता भूल गया तो इसीलिए बोल रही हूँ। यही बात है ना, कि और भी कुछ बात है? अरे नहीं नहीं भैया, बस यही बात है। माँ वैसे गांव में एक अलग तरह का सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पिंकू अपने कमरे में बॉल से खेल रहा होता है। उसे फिर वही लड़की खिड़की के बाहर दिखाई देती है। उसे देखकर पिंकू उसके पास जाता है। रुको, भागना मत। कौन हो तुम और मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों रही हो? क्योंकि माँ कहती है इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं। बुरे हैं मतलब? अच्छा चलो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्वीटी है। मैं यहाँ नया नया आया हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम्हारी दोस्त? मुझे माँ से पूछना होगा। अरे दोस्ती भी कोई माँ से पूछकर करता है। ठीक है। तुम ऐसे चुप चुप क्यों रहती हो? क्योंकि माँ ने किसी से भी बात करने को मना किया है। तभी डब्बू आ जाता है। पिंकू, अरे ओ पिंकू, तुम अकेले किससे बात कर रहे हो? अब ये मत कहना कि उस लड़की से बात कर रहा हूँ। डब्बू तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, और मैं उस लड़की से ही तो बात कर रहा हूँ। ये देखो। कहाँ है? अरे यहीं तो थी। अरे बस बस, और चल, नानी बुला रही है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब पिंकू को स्वीटी की आवाज सुनाई देती है। पिंकू यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पिंकू आवाज सुनकर घर के बाहर जाता है तो स्वीटी उसे दिखाई देती है। पिंकू चलो मेरे साथ। फिर स्वीटी बिना पलक झपकाए धीरे धीरे कुएं की तरफ आगे बढ़ने लगती है और पिंकू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हेमा की नींद खुलती है और पिंकू को पास में न पाकर पंकज, पंकज, पिंकू पता नहीं कहाँ चला गया। पानी पीने गया होगा, नहीं तो वॉशरूम गया होगा। इतनी रात को और कहाँ जा सकता है? नहीं नहीं, वो मुझे उठाए बिना कहीं नहीं जाता। फिर दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों उस दिशा में पहुंच जाते हैं जिस तरफ स्वीटी और पिंकू गए थे। वहाँ पिंकू को देखकर पिंकू, पिंकू कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? फिर दोनों उसे घर ले आते हैं। अगली सुबह, दूध पी ले बेटा। नहीं पीना मुझे, मैं दूध नहीं पीऊंगा। अच्छा तो क्या पिएगा फिर? मुझे खून पीना है। सभी हैरानी से पिंकू की तरफ देखने लगते हैं। पिंकू, तुम्हारी बदमाशी फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा ना मुझे खून चाहिए। और दूध का गिलास फेंक देता है और वहां से चला जाता है। पता नहीं यहाँ जब से आया है तब से कुछ अजीब ही बर्ताव कर रहा है। कभी किसी लड़की के बारे में कहता है तो कभी कुछ और ही बदमाशी। कल तो हद ही कर दी, रात को अकेले बाहर घूम रहा था। क्या अकेले गांव में घूम रहा था? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? पंकज, हम आज ही शहर वापस चलेंगे। अरे नहीं बहू, अभी कितने दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ आए, तुम फिर से जाने की बात कर रही हो। मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानती हूँ, मैं उन्हें बुलवा कर पूजा करवाऊंगी, पर भगवान के लिए तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है माँ। फिर सुलोचना एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाती है और पूजा करवाती है। ग्रीम ग्रीम चामुंडाय, इस बच्चे को कोई बुरी शक्ति नुकसान पहुंचाना चाहती है। ग्रीम ग्रीम चंद्रा स्त्रीम्रा। ये लो बेटा, ये अपने बेटे के कलाई पर बांध दो और ये दूसरा घर के प्रवेश द्वार पर बांध दो। रात को जब सब सो रहे होते हैं
तब पिंकू को फिर से एक आवाज सुनाई देती है और पिंकू घर के बाहर चला जाता है। अचानक उसके हाथ से मौली छूट जाती है और इसी के साथ घर के दरवाजे पर से भी धागा टूटकर नीचे गिर जाता है और दरवाजा अचानक खुल जाता है। पिंकू उस कुएं की तरफ जाने लगता है। पिंकू, पिंकू रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ। नहीं पिंकू, चलो, ये सब तुम्हारे दुश्मन है। कूद जाओ अभी कुएं में, ये सब तुम्हारे दुश्मन है, कूद जाओ। और पिंकू कुएं में कूद जाता है। पिंकू, हेमा, हेमा उठो, हेमा क्या हुआ? पिंकू, पिंकू कहाँ है? वो उस कुएं की तरफ गया है। मैंने अभी अभी उसे देखा और वो कुएं में कूद गया। अरे फिक्र मत करो, यहीं कहीं होगा। हो सकता है माँ के पास जाकर सो गया हो। पिंकू, पिंकू कहाँ है? आपके पास नहीं है? नहीं, वो तो तुम्हारे पास ही था ना। नहीं माँ जी, वो मेरे पास नहीं है। फिर हेमा और सभी घबराकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। माँ, पिंकू तो पूरे घर में नहीं मिला, जाने कहाँ चला गया। मैंने अभी सपने में देखा, वो कुएं की तरफ गया है। हाँ, वो कुएं की तरफ ही गया है, उस कुएं में जाकर कूद गया। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम सभी उस कुएं की तरफ चलकर देखते हैं। अरे, इस प्रवेश द्वार का धागा किसने तोड़ा? ये जरूर उस बुरी शक्ति का काम होगा। फिर पंकज और सभी घर वाले पिंकू को मशाल लेकर उस कुएं की तरफ ढूंढने जाते हैं। कहीं ये फिर से उस कुएं की तरफ तो नहीं जा रहा था? कुएं की तरफ? आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम जब से यहाँ आए हैं कुछ अजीब ही एहसास हो रहा है। अरे भैया, अब तुझसे क्या छुपाना? उस कुएं पर किसी का साया है और मुझे डर है कि हमारा पिंकू उसी वजह से ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहा। साया है? क्या तुम भी अभी भी इन अंधविश्वास में विश्वास रखती हो? मैं इन सब में नहीं मानता। ये बस उसकी शरारत है, ज्यादा लाड प्यार की वजह से बिगड़ गया है। माँ जल्दी देखिए, ये आपका पोता क्या कर रहा है? सुलोचना और बाकी सभी दौड़ते हुए आते हैं। ये तो एक चींटी को मारने से भी डरता था, अब देखो उस मुर्गी की गर्दन को कैसे तोड़कर खा रहा है। अरे स्वीटी, तुम भी खाओ ना, बहुत टेस्टी है। हो ना हो, ये उसी साये का काम है। पंकज, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं पंडित जी से बात करती हूँ इस बारे में। चलो, तुम्हें मेरा घर देखना था ना, मैं तुम्हें मेरे घर लेकर चलती हूँ। पिंकू स्वीटी के पीछे पीछे जाने लगता है। देखो, ये तुम्हारे घर वाले भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये तुम्हें मारना चाहते हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर तुम सब यहाँ नहीं रुके तो मैं खुद की जान ले लूंगा। फिर वो दोनों कुएं के पास पहुँच जाते हैं। देखो, ये है मेरा घर, ये कुआं, इस कुएं में रहती हो तुम। हाँ, मेरी माँ अंदर है, तुम मिलोगे मेरी माँ से, वो बहुत अच्छी है। तभी गांव वाले और पंडित कुएं के पास पहुंच जाते हैं। देखो, वो सब फिर से आ रहे हैं। चलो जल्दी कूद जाओ पिंकू कुएं में, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। चलो मेरे साथ। तभी पंडित मंत्रों का जाप करके पिंकू की तरफ भगवान का सिंदूर उड़ा देता है और पिंकू बेहोश हो जाता है। कुएं में भी सिंदूर डाल देता है। फिर साधना तड़पती हुई कुएं से बाहर आती है। साधना, तुम? तू तो वही थी ना जिसने मेरे पोते को वश में करके रखा था। क्या दुश्मनी है तेरी उससे? वो तो यहाँ पहली बार आया है। दुश्मनी? तुम पूछ रही हो कि मेरी दुश्मनी क्या है उससे? अरे याद नहीं तुमने क्या किया था मेरे साथ? कितना गलत किया था तुमने मेरे साथ। गलत किया था मतलब? क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। पंकज और मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, तो इसने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। फिर हम दोनों यहीं पास में एक घर में रहा करते थे। फिर नौकरी की वजह से पंकज भी शहर चला गया, मैं यहाँ अकेली रहा करती थी। तब ये मुझे यहाँ आकर मुझे परेशान करती और पंकज को छोड़ने के लिए कहती, पर हम नहीं माने। फिर कुछ समय बाद हमारी एक बेटी हुई, तब तक पंकज मुझे छोड़कर जा चुका था और इस सुलोचना देवी ने मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। इसी कुएं में मैंने अपनी जान दे दी। मेरी बेटी मेरे लिए रोती बिलखती, पर मैं कुछ न कर पाती। तभी से मेरी आत्मा इस कुएं में भटक रही है।
हाँ पंकज, हमारी बेटी स्वीटी, पर तुम तब तक मुझे छोड़कर जा चुके थे। क्या मैं छोड़कर चला गया था? नहीं, तुम ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, तुम ही तो मुझसे परेशान हो गई थी। पर मुझे तुम्हारी माँ ने कहा था कि अब तुमने किसी और से शादी कर ली है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। पर माँ ने तो मुझसे कहा था कि तुम गांव छोड़कर जा चुकी हो, और तुमने उनसे कहा कि अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। माँ, मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा था? तुम हमें अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था माँ। मुझे माफ कर दे बेटा। माफ कर दूं तुम्हें? तुमने एक बेगुनाह की जान ली है, तुम्हारी वजह से आज साधना मेरे साथ नहीं है, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? मुझे तो तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है अब। पर तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी, फिर तुम पिंकू को क्यों परेशान कर रही थी, इसे क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि मैं पंकज से बदला लेना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि औलाद से दूर होने का दुख क्या होता है। पर अब मुझे पता चल चुका है कि वो तुम ही थी जिसने हम दोनों को दूर किया था। मुझे माफ कर दो पंकज, मैंने ऐसे ही तुम्हारी माँ पर विश्वास कर लिया। मैं हेमा, पंकज की पत्नी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पंकज अभी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, वो मुझे तुम्हारे बारे में बताते रहते हैं। हेमा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसे अपनी बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। फिर साधना की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। चलो हेमा, हमें अब शहर के लिए निकलना है। तू फिर से जा रहा है बेटा? रुक जा बेटा, रुक जा, मुझे माफ कर दे। माफ करने लायक तो कुछ बचा ही नहीं अब। और फिर पंकज उसके पूरे परिवार को लेकर वापस शहर चला जाता है।